आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड मैं कहूँगी कि अगर अपनी चीज समझेंगे जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है अपनी आगे की पूरी स्टडी में। तो इसलिए आज का सब ध्यान से सुने और एक पेन और आपके पास एक पेन और पेपर जरूर होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें आज हम नोट करने वाले हैं यहाँ पर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उन चीजों को आप जरूर नोट करेगा। देखिए, आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि आप आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई अंडरवेट है, कोई ओवरवेट है, कोई जो किसी की हेल्थ है, यानी कि हाइट वाइज आपका वेट कितना होना चाहिए, किस बेस पर आप ये डिसाइड करते हैं, या ओबेसिटी ऐसे देखकर कहने का अलग बात है, लेकिन एक प्रोफेशनली आप किस बेस पे डिसाइड करेंगे कि कोई ओवरवेट है, अंडरवेट है या नॉर्मल है, स्वस्थ है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर कुछ चार्ट्स दिए गए हैं, तो इसमें तो एज वाइज आपको यहाँ पर पेज नंबर 15 पर जो है हमारी कुछ चार्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि एज वाइज, जैसे किड्स के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पर कि फर्स्ट चार्ट है हाइट का, कि एज वाइज जैसे यहाँ पर जो है हाइट किस एज के अकॉर्डिंग किस तरीके से बढ़ती है, और वेट जो है वो किस तरीके से यहाँ पर बढ़ता है। तो ये कुछ चार्ट्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे 0 to 15 ईयर्स के बच्चों के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। हाइट का चार्ट भी है एंड सेकेंड जो है वो वेट का चार्ट है। ठीक है। तो अब हम पहले ये सीखते हैं कि किस बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि किस उम्र में आपका कितना हाइट, कितना वेट होना चाहिए। देखिए, एक चीज होती है BMI, बेसिक मास इंडेक्स। ठीक है, बेसिक मास इंडेक्स यानी कि BMI के ऊपर ही हम ये निर्भर करता है कि आपका किस जो है कितना वजन होना चाहिए आपका अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ चीजें हैं, उनको आप नोट करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो BMI क्या है, बेसिक मास इंडेक्स। ठीक है, तो बेसिक मास इंडेक्स हम निकालते हैं और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ओवरवेट है, अंडरवेट है, मालन्यूट्रिशन की कंडीशन में है, या किस कंडीशन में आपका वेट और हाइट के अकॉर्डिंग नॉर्मल है। तो BMI क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। एंड तो यहाँ पर BMI कितना होना चाहिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति हो, तो BMI हमारा 18.5। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति का 18.5 से 24.9 इसके बीच में BMI रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपका BMI इसके बीच में है तो आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आपका 18.5 से नीचे BMI है तो इसका मतलब आप कुपोषित हैं। ठीक है, उस कंडीशन को कहा जाता है कुपोषित होना। ठीक है, तो ऐसे तो देख के आप कैसे बता देंगे कि वो कुपोषित है या नहीं है। तो 18.5 से अगर नीचे आपका BMI आता है तो उसको कहेंगे कुपोषित या मालन्यूट्रिशन की कंडीशन है। और अगर 24.9 से ऊपर अगर आपका BMI है तो इसका मतलब आप ओबेसिटी है, आपको मोटापा है, ओबेसिटी। 24.9 यानी कि लगभग 25 के आसपास, उससे ऊपर लगभग 30 तक,
तो फर्स्ट कैटेगरी रहती है, फर्स्ट लेवल रहता है ओबेसिटी का, ठीक है। यानी कि आप मोटे हैं बट थोड़े थोड़े मोटे। अगर आपका बीएमआई अबाउट 30 से ऊपर है तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, और बीएमआई जितना आपका बढ़ता चला जाता है आपका लेवल जो है उतना ही बढ़ता चला जाता है ओबेसिटी का, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हम बीएमआई ये क्या है और इसको कैसे निकालते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बीएमआई कितना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको आप नोट करेंगे और उसके अनुसार ही आपका बीएमआई आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें नॉर्मली हम अपना वेट केजी में चेक करते हैं, लेकिन बीएमआई निकालने के लिए आपको अपना वेट पाउंड्स में लाना होता है। तो अपने वेट को बहुत इजी है, केजी से पाउंड में कन्वर्ट कर लेंगे अपने वेट को, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, अपने वेट को पाउंड में कन्वर्ट करना है केजी से, ठीक है। पाउंड में कन्वर्ट कर लिया, फिर अपनी हाइट को इंचेस में कन्वर्ट करें, ठीक है। ना ही आपका फीट में रहेगा ना सेंटीमीटर में रहेगा, हाइट को किस में कन्वर्ट करेंगे, इंचेस में, ठीक है। सो वेट आपका किस में रहेगा, पाउंड में, एंड हाइट आपकी इंचेस में कन्वर्ट कर लेनी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे नोट करिए फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका अपना जो आपका वेट है, ठीक है, पाउंड में, ठीक है। यहाँ आप केजी में बात नहीं हो रही, पाउंड में, ठीक है। तो पाउंड में जो आपका वेट है, वेट इनटू उसको मल्टीप्लाई करेंगे 703 से, 703 से, जो भी आपका वेट आएगा पाउंड में, ठीक है, उसको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, 703 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ सेकेंड स्टेप आएगा, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना है आपकी हाइट से, ठीक है। हाइट आपकी इंचेस में होनी चाहिए, ठीक है। हाइट आपकी इंचेस में होनी चाहिए। जो आंसर आया 703 से आपके वेट को मल्टीप्लाई करके उसको अपनी हाइट से डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको दोबारा हाइट से डिवाइड करना है, ठीक है। 2 बार हाइट से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका बीएमआई होगा, ठीक है। तो पहले आप मुझे बताइए कि क्या आपको क्लियर हुआ बीएमआई कैसे निकालना है। अगर किसी को डाउट है तो उसमें उसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी। यस मैम, पहले पाउंड में कन्वर्ट करना है अपना वेट इनटू 703। उसके बाद जो आएगा उसको डिवाइडेड बाय अपना हाइट जो इंचेस में है उससे। उसके बाद फिर जो आएगा उसको फिर से अपना इंचेस से डिवाइड करना है हाइट से। ओके, 2 बार डिवाइड करना है हाइट, 2 बार डिवाइड करना है हाइट से, ठीक है। जो फर्स्ट आंसर आएगा उसको भी आपको हाइट से डिवाइड करना है, एंड जो फिर आंसर आएगा उसको वापस से डिवाइड करना है। तो जो फिर उसके बाद आंसर आएगा वो आपका बीएमआई होगा, आपका बॉडी मास इंडेक्स होगा, ठीक है। अब देखिए, अब बीएमआई अगर आपका जो 18.5 से अगर बिलो आता है, ठीक है, तो उससे क्या क्या बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उसमें मालन्यूट्रिशन तो है ही, सेकंड एनीमिया के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, एंड इनफर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जो है इम्यून सिस्टम वीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आपका बीएमआई 18.5 से बिलो आता है तो, ठीक है। ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर, यानी कि कैल्शियम डेफिशिएंसी भी आपके अंदर ज्यादा होगी अगर आपका बीएमआई बिलो 18.5 आता है। और अगर आपका बीएमआई 24.9 से अबव आता है तो किन डिजीज के लिए आप ज्यादा होने के चांसेस होंगे,
इसमें आता है आपका हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, आपका डायबिटीज एंड यस 1 मिनट में ये कंप्लीट कर दूं, आर्थराइटिस एंड इसमें आपका जो हार्ट डिजीज, कैंसर, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी अगर आपका बीएमआई हाई है, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, हार्ट डिजीज होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, कैंसर होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस होना, डायबिटीज होना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको तब इनके चांसेस ज्यादा होते हैं जब आपका बीएमआई 24 पॉइंट के अबव आ रहा है। तो यस मीना जी आप पूछिए। आप कुछ पूछ रहे हैं मीना जी? नो मैम। ओके, आपने हैंड रेज किया हुआ है सो इसलिए तो गलती से हो गया मैम। ओके, तो यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर आप पेज नंबर किस पर आ जाते हैं? 16 पर, ठीक है। तो पेज नंबर 16 पर आपको एक चार्ट दिखेगा जिसमें हाइट, वेट, ओवरवेट एंड अंडरवेट, ठीक है, 4 चीज दी गई है। यहाँ पर हाइट एंड वेट सेंटीमीटर एंड केजी में है, बट ओवरवेट एंड अंडरवेट की कैटेगरी दिखाई गई है 20 प्लस केजी वेट एंड 20 माइनस केजी। तो अब आप समझ गए हैं कि किस बेस पर ये डिसाइड किया जाता है कि आप ओवरवेट हैं और अंडरवेट हैं, ठीक है। तो ये उसी बेस पर निकाली गई एक टेबल है जो यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम अभी एक फूड चार्ट मैंने छोड़ा हुआ है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसको देखते हैं। अभी यहाँ पर पहला एक चार्ट है जो कि मेल के लिए है, फिर सेकंड एक चार्ट है जो फीमेल के लिए है। तो दोनों के लिए ओवरवेट एंड अंडरवेट का टेबल चार्ट यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। दोनों ही उसी चीज पर बेस्ड है, यानी कि बीएमआई निकालने के बाद ही आप ये देख सकते हैं कि आप अंडरवेट है या ओवरवेट है। यहाँ पर बस इतना अंतर है, हाइट और वेट को केजी और सेंटीमीटर में बताया गया है, लेकिन उस फॉर्मूले को निकालने के लिए आपको इंचेस और पाउंड में जाना पड़ेगा एंड आप वापस से आके फिर उसको सेंटीमीटर, केजी किसी भी उसमें आप चेक कर सकते हैं, मतलब आप आइडिया लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, हाइट एंड वेट का, कितनी हाइट में कितना वेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बीएमआई के अकॉर्डिंग ये आप निकालेंगे। अगर आपका उस हाइट पर, जो आपकी हाइट है, आपका वेट अगर आ रहा है, अगर उस वेट के साथ आपका बीएमआई नॉर्मल आ रहा है, तो इसका मतलब आपका वेट नॉर्मल है। अगर आपका बीएमआई कम आ रहा है, तो इसका मतलब आपका वेट कम है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। एंड अगर आपका जो बीएमआई है वो हाई आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो वेट है वो ओवरवेट है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से और कुछ चार्ट भी यहाँ पे दिखाया गया है, आप इसको भी जो है क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे एक बार, और किस तरीके से इसमें चार्ट में दिखाया गया है। अब यहाँ पर बात आती है फूड पिरामिड की। तो सबसे नीचे जो कैटेगरी ग्रुप 1 है, इसमें ब्रेड, तो इसमें सबसे पहला क्या कैटेगरी आई है आपकी? ब्रेड, सीरियल्स, पास्ता ग्रुप, यानी कि आप कार्बोहाइड्रेट सोर्स इसमें समझेंगे कि सबसे बड़ा पोर्शन आपका क्या इसमें दिखाया गया है? कार्बोहाइड्रेट का। सेकेंड, फ्रूट ग्रुप्स 2 to 4 सर्विंग्स दिन में आप एक हेल्दी पर्सन के लिए, एंड वेजिटेबल ग्रुप भी 3 to 5 सर्विंग्स एक दिन में। इसके बाद आता है मीट, पोल्ट्री फॉर्म, फिश, ड्राई बीन्स, एग्स, यानी कि प्रोटीन का पोर्शन उससे मिनिमम होना चाहिए।
एंड मिल्क योगर्ट चीज ग्रुप 2 to 3 सर्विंग्स, फिर प्रोटीन का पोर्शन एंड सबसे छोटा पोर्शन फैट और ऑयल्स का। तो आपका जो प्लेट है उसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो आपका कार्बोहाइड्रेट का है, फिर आपका मिनरल्स विटामिन्स आ जाता है जो कि आपका फ्रूट्स वेजिटेबल्स, एंड उसके बाद प्रोटीन का पोर्शन आता है एंड सबसे छोटा पोर्शन आपकी प्लेट में फैट का होना चाहिए। ठीक है, तो ये फूड पिरामिड है। तो इस तरीके से आप अपनी प्लेट को डिजाइन करेंगे और इसमें जो है 6 to 11 सर्विंग्स पर ग्रुप। तो इसमें सर्विंग्स भी आपको बता दी गई हैं। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलेंगे यहाँ पर। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आ रहा है तो हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है कि क्या क्या सोर्सेस हैं, किस तरीके से किस किस फॉर्म में प्रोटीन आप लेते हैं, ये सारी चीजें होंगी। और तो चलिए पेज नंबर 17 पर हम आ चुके हैं। देखिए मैं इसको एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि यहाँ पर जो जैसे आपका वेट हाइट है 148 जो सेंटीमीटर है, वेट इसमें 47.5 kg है इतनी हाइट पर। तो 20 kg प्लस तक अगर आप जाते हैं तो उसके बाद वो कंडीशन आपकी ओवरवेट में जाएगी, एंड अगर 20% अगर आप माइनस में जाते हैं तो आप अंडरवेट होंगे। तो इस तरीके से आप इसको भी आप मेजर कर सकते हैं। वजन का निकटतम आधा किलोग्राम तक पूर्णांकित कर दिया। अच्छा, तो अब हम आते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर शोध। जीवन बीमा निगम एजेंट मैनुअल कार्बोहाइड्रेट कवरकरण हमारे स्थित और जीवन के रखरखाव के लिए और सभी गतिविधियों को संयुक्त रूप से कार्यान्वित करने के लिए हमें आहार के माध्यम से नियमित रूप से ऊर्जा की आपूर्ति की जानी चाहिए। हमारा शरीर ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन के अपचय से ऊर्जा प्राप्त करता है। इनमें कार्बोहाइड्रेट आहार ऊर्जा का सबसे प्रचुर स्रोत है जो विभिन्न आबादी में कुल ऊर्जा सेवन का 50 to 70% यानी कार्बोहाइड्रेट से आता है। हम विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट शरीर द्वारा उनके उपयोग ग्लूकोज होमोस्टेसिस को कैसे बनाए रखा जाता है इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा छोटी आंत में अवशोषित नहीं होने वाले आहार, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट के स्वास्थ्य लाभों को भी इसी क्रम में शामिल किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्यतः तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, शर्करा, स्टार्च और सेलुलोज। ठीक है, तो 3 कैटेगरी में कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हैं। तो
कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक हैं, जो उनकी रासायनिक संरचनाएं ग्लूकोज की एक सामान्य इकाई के पर आधारित होती है। अलग अलग कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए इकाइयां कई तरह से अलग अलग संख्या में एक साथ जुड़ी होती हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण मुख्य रूप से इकाइयों की संख्या पर निर्भर करता है, जो एक से लेकर कई हजार तक भिन्न भिन्न हो सकती है। यानी कि किस बेस पे आप निर्धारित करेंगे, तो इसमें इकाइयां, यूनिट्स कितनी जुड़ी हुई हैं उसके ऊपर। कार्बोहाइड्रेट किन किन एलिमेंट से बनके बना है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उनकी रासायनिक संरचना ग्लूकोज का एक सामान्य इकाई पर आधारित होता है, कि यानी कि ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं उसके आधार पर वो एक से लेकर कई हजार तक हो सकता है, उनकी संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है। जबकि शर्करा और स्टार्च आपकी खाद्य ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। सेलुलोज भोजन में पाए जाने वाले आहार फाइबर के मुख्य घटकों में से एक है। सेलुलोज केवल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में नहीं होता। ठीक है। शर्करा, सबसे पहले बात करते हैं शर्करा की। मोनोसेकेराइड या साधारण चीनी ग्लूकोज, जिसे डाइसेकेराइड भी कहा जाता है, प्राकृतिक रूप से फलों और पौधों के के रस और जीवित जानवरों के रक्त में पाए जाने भोजन में अधिकांश कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद अंततः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। एसिड या विशिष्ट एंजाइमों की क्रिया द्वारा स्टार्च से ग्लूकोज का निर्माण भी किया जाता है। कृत्रिम रूप से निर्मित ग्लूकोज सिरप, जिन्हें तरल ग्लूकोज के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग शीतल पेय, जैम, चीनी, कन्फेक्शनरी जैसे खाद्य पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से कुछ फलों, सब्जियों और विशेष रूप से शहद में पाया जाता है। यह सबसे मीठी चीनी है। यह सुक्रोज का एक घटक भी है। इसको उच्च फ्रक्टोज सिरप में भी मौजूद होता है। गैलेक्टोज लैक्टोज का एक हिस्सा है, मुक्त अवस्था में नहीं होता है। डाइसेकेराइड, देखिए पहले यहाँ पर बात की गई है मोनोसेकेराइड। मोनो माने एक, मोनो मतलब क्या होता है? एक, जिसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल है, तो उसकी बात की गई है, जिसमें यहाँ पर है ग्लूकोज, इसे डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। और ये किस में प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज फलों और पौधों के रस में। और इस तरीके से पाचन के बाद अधिकांश जो कार्बोहाइड्रेट है वो अंततः किस में परिवर्तित होता है? ग्लूकोज में, यानी मोनोसेकेराइड, यानी कि बिल्कुल सिंपलर फॉर्म। एसिड और विशिष्ट एंजाइमों की क्रिया द्वारा स्टार्च से ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। ठीक है। फाइनली किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। कृत्रिम रूप से निर्मित ग्लूकोज सिरप, जिन्हें तरल ग्लूकोज के, अब देखिए आप, यानी कि उसका आगे ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। मोनोसेकेराइड मतलब वो बिल्कुल सिंपल हो गया, सबसे छोटे उसमें आ गया रूप में, उसका आगे ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है। अब जैसे कोई पेशेंट है, उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ती हैं हॉस्पिटल में, या आप बाजार से जैसे ग्लूकोन डी लेकर आते हैं तो ग्लूकोन डी दिया जाता है, तो यानी कि वो ग्लूकोज क्यों दिया जाता है? कि वो बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में उसको डायरेक्ट ग्लूकोज दिया जा रहा है। हम नॉर्मली क्या करते हैं? हम नॉर्मली हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी उसे पचा के ग्लूकोज बनाती है। ठीक है। हम अलग रूप में कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, लेकिन हमारा पाचन के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। हम डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं लेते। लेकिन अगर आप थक कर आए बाहर से और आपको एकदम एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी, तो क्या करते हैं? ग्लूकोन डी पीते हैं, यानी कि आपने डायरेक्ट ग्लूकोज को ही इनटेक किया। इसी तरीके से जब आप कोई पेशेंट है जो बहुत वीक है, तो उसका, जिससे उसको पाचन ना करना पड़े, उसको भी सीधा क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। तो इस तरीके से आप सीधा सीधा उसको ग्लूकोज दे रहे हैं सिंपलर फॉर्म में, यानी कि मोनोसेकेराइड। वो फिर वैसे ही बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। उसका आगे ना डाइजेशन होता है, ना आगे ब्रेकडाउन होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर चीनी भी आप उसी रूप में समझ सकते हैं। तो ये सब जितनी जैम, चीनी, ग्लूकोन डी, तो ये सब मोनोसेकेराइड्स हैं और डायरेक्ट आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज को छोड़ देते हैं और उससे आप, लेकिन बहुत ज्यादा इस तरीके से जब आप यूज करते हैं तो वो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल को बहुत तेजी से बढ़ाती है। पेशेंट है उसके लिए जरूरी है, आप कोई बच्चा बाहर से थक के आया है तब जरूरी है, और नॉर्मली आप जैम, चीनी ये सब चीजें यूज करेंगे तो क्या होगा, आप डायरेक्टली ग्लूकोज को बहुत ज्यादा मात्रा में अपने अंदर लिए जा रहे हैं। फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से कुछ फलों और सब्जियों का विशेष रूप से में पाया जाता है और शहद में भी। यह सबसे मीठी चीनी का एक घटक है। गैलेक्टोज लैक्टोज का एक हिस्सा है, मुक्तावस्था में नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि किसके हैं, मोनोसेकेराइड के। ठीक है, बिल्कुल सिंपलर फॉर्म के। कुछ चीजों में ग्लूकोज के रूप में और कुछ चीजों में फ्रक्टोज के रूप में भी होता है। फिर बारी आती है डाइसेकेराइड। डाई में जिसमें कि दो मतलब मॉलिक्यूल जुड़े हैं। डाइसेकेराइड में पानी के तत्वों को छोड़कर दो मोनोसेकेराइड एक साथ जुड़े होते हैं। सुक्रोज प्राकृतिक रूप से गन्ना और चुकंदर में होता है। तो किन किन में होता है, गन्ने में और चुकंदर में। फलों और गाजर जैसी कुछ जड़ वाली सब्जियों में भी कम मात्रा में होता है। यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज का रासायनिक संयोजन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज फ्रक्टोज को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बन गए। तो पाचन द्वारा स्टार्च के टूटने के दौरान भी बनता है। जब स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि हम तो स्टार्च के रूप में ले रहे हैं, उसका ब्रेकडाउन होगा जो टूटेगा। ग्लूकोज में भी टूट सकता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में भी। तो माल्ट तब भी बनता है, यह माल्ट बियर के उत्पादन के लिए अनाज को अंकुरित किया जाता है। तो यानी कि ये क्या है, डाइसेकेराइड है। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ पर माल्टोज का दिया गया। माल्टोज दो ग्लूकोज की इकाइयों से बना हुआ है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है। और लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज का एक संयोजन है, यानी कि हर एक दो से मिलकर बना है, इसीलिए ये क्या है, डाइसेकेराइड है। और ये केवल दूध में होता है। कौन सा, लैक्टोज, तो जिसमें मानव दूध भी शामिल है। यह सुक्रोज या ग्लूकोज से कम मीठा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको टॉपिक को एक बार फिर से आपको देखिए, मोनोसेकेराइड जिसमें एक ही मॉलिक्यूल होगा, ग्लूकोज ग्लूकोज होगा या फ्रक्टोज फ्रक्टोज होगा, इसमें दो चीज आपस में नहीं जुड़े हुए होंगे। तो ग्लूकोज का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया यहाँ पर। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज किस में होता है, कुछ फल में, सब्जियों में, शहद में, ये सब में। तीसरा गैलेक्टोज, गैलेक्टोज लैक्टोज का एक हिस्सा है, मुक्तावस्था में नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल है मोनोसेकेराइड के जिसमें एक ही मॉलिक्यूल होता है। फिर आता है डाइसेकेराइड जिसमें दो होते हैं, चाहे वो कंबाइंड रूप से ग्लूकोज ग्लूकोज हो, ग्लूकोज नहीं ग्लूकोज फ्रक्टोज हो, या फिर जो है ग्लूकोज गैलेक्टोज हो। तो इस तरीके से जहां पे दो जुड़े होते हैं तो वो डाइसेकेराइड होता है। सभी शर्करा, इनके गुण क्या हैं, सभी शर्कराएं मोनोसेकेराइड हो या डाइसेकेराइड पानी में घुलनशील होती हैं। तो पानी में अलग अलग मीठा होती हैं, कुछ कम मीठे होते हैं, कुछ ज्यादा मीठे होते हैं। वे सफेद या रंगीन क्रिस्टल बनाते हैं और उनके स्वाद को पकाने के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। जैसे कोई भी आप उदाहरण ले लें, जो जैसे कि दूध है जिसमें कि लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का एक मिक्सचर है, संयोजन है। इसी तरीके से माल्टोज जिसमें ग्लूकोज की दो इकाइयां जुड़ी हुई हैं, पाचन द्वारा स्टार्च के टूटने पर तब क्या बनता है, माल्ट बनता है, जिसे बियर का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इनका ब्रेकडाउन किया जाता है और ये सभी सॉल्युबल होते हैं। चाहे आप शहद को ले लें, चाहे आप दूध को ले लें, चाहे आप
गन्ने के रस को, किसी भी चीज को, तो ये सब पानी घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठा होता है। कम, कोई कुछ कम मीठे, कुछ ज्यादा मीठे होते हैं। ये सफेद या फिर रंगहीन क्रिस्टल होते हैं। इनको पकाने पर कैरमलाइजेशन द्वारा संशोधित किया जा सकता है। शर्करा ऊर्जा और मिठास का एक आसानी से उपलब्ध स्रोत है और खाद्य उद्योग जैसे जैम बनाने, डिब्बाबंदी, फ्रीजिंग, बिस्किट, केक, इन सब में ये पर्याप्त मात्रा में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? शर्करा। शर्करा को कितने अपने रूप में पढ़ा? 2, मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड। तो यहाँ पर कुछ इनके उदाहरण भी दिए गए, मोनोसेकेराइड्स के भी एंड डाइसेकेराइड्स के भी। अब इनके कुछ कैरेक्टर्स भी यहाँ पे आपको बताए गए, किसके? शर्करा के। शर्करा कैसा होता है? मीठा होता है, पानी में घुलनशील होता है, व्हाइट या ट्रांसपेरेंट कलर का होता है और इसको पकाने पर कैरमलाइजेशन, इसका जैसे दूध है, दूध को पकाने पर वो किसमें कन्वर्ट होते हैं? मावे में। ठीक है, इसी तरीके से जैसे गन्ने का रस है तो उसको भी पकाकर वो अलग रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरीके से जितनी चीजें हैं ये इनके कैरेक्टर्स में। अब बारी आती है स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, यानी कि जिसमें कि 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल जुड़े हुए, जो बड़ी संख्या में ग्लूकोज की इकाइयों से, जिसमें ग्लूकोज की कितनी? 2 से ज्यादा इकाइयां जुड़ी हुई हैं, जो सीधे और शाखित दोनों श्रृंखलाओं को बनाने के लिए एक साथ जुड़े होते हैं। वे प्रत्येक पौधे के लिए विशिष्ट आकार और आकार के दानों में मौजूद होते हैं। अतः आलू का स्टार्च आटे, गेहूं में पाए जाने वाले स्टार्च से भिन्न होता है। कच्चे रूप में ये अपचनीय होता है, लेकिन जब गर्म किया जाता है तो पानी की उपस्थिति में पकाया जाता है और स्टार्च के कण फूल जाते हैं और जिलेटिनीकृत हो जाते हैं और उन्हें पचाना अधिक आसान होता है। ग्लाइकोजन संरचना में स्टार्च के समान है, लेकिन यह केवल जानवरों द्वारा ग्लूकोज से बनता है, पौधों द्वारा नहीं। थोड़ी मात्रा यकृत और मांसपेशियों में जमा होती है और ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करती है। किसकी? ग्लाइकोजन की। ये मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। तो स्टार्च में कितनी यूनिट्स जुड़ी होती हैं ग्लूकोज की? बहुत सारी, 2 से ज्यादा। ठीक है, तो यह इसके कैरेक्टर्स क्या है? अलग अलग, ये सीधी सीधी श्रृंखला में भी हो सकता है और ब्रांच्ड भी हो सकता है। तो ये प्रत्येक पौधे के लिए विशिष्ट आकार, आलू जैसे आलू के अंदर स्टार्च होता है, लेकिन जब तक आलू कच्चा है तो अपचनीय होता है, लेकिन जब आलू पक जाता है तो वो आसानी से पच भी जाता है। इसी तरीके से गेहूं के अंदर, चावल के अंदर, सबके अंदर क्या होता है? स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पॉलीसेकेराइड के रूप में, और फिर उसका ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज में, जो हमारे पाचन, जैसे हमने क्या खाने में आप किस रूप में लेते हो? स्टार्च के रूप में, जैसे गेहूं लिया, चावल लिया, फिर शरीर जब पाचन की क्रिया होती है तो उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, यानी मोनोसेकेराइड में, बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में, तब जाके हमारा शरीर ग्लूकोज को ही अब्सॉर्ब कर पाता है। ग्लाइकोजन संरचना में स्टार्च के समान है, लेकिन यह जानवरों द्वारा ग्लूकोज से बनता है। ठीक है, हम ग्लाइकोजन को ना ही डाइजेस्ट कर पाते हैं और ना ही एनिमल्स इसको, हम केवल ग्लाइकोजन, देखिए ग्लाइकोजन जो है वो जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर आप ले रहे हो तो उसे हमारी बॉडी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है और उसे स्टोर करती है। ठीक है, तो हम किसके रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित करता है हमारा शरीर? केवल ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, तो वो हर चीज को आपका सबसे
सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है और उसे ग्लूकोज के रूप में अवशोषित करता है। इसके बाद बारी आती है सेलुलोज की। ये भी पॉलीसेकेराइड है। सब्जियों, फलों और अनाजों को संरचना प्रदान करता है और उन्हें कठोर और रेशेदार बनाता है। ये संरचना स्टार्च कणिकाओं को घेरती है, पानी में अघुलनशील होते हैं और लिग्निन जो कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर ये आहार फाइबर का मुख्य घटक है। सेलुलोज में कई हजार ग्लूकोज की इकाइयां होती हैं जो मनुष्य द्वारा पचाई नहीं जाती, लेकिन यह गाय और अन्य पोषक तत्वों का भोजन है। सेलुलोज और कुछ अन्य अपचनीय पॉलीसेकेराइड अपनी जल बंधन क्षमता के कारण मल से में मात्रा को जोड़ते हैं और आंतों में के माध्यम से अपचनीय पदार्थ और अपविष्ट पदार्थों को, तो यानी कि सेलुलोज जो फाइबर, हम जिस फाइबर की हमेशा बात करते हैं कि फाइबर लीजिए, तो फाइबर भी बेसिकली क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, लेकिन इसके कैरेक्टर क्या है, ये अपचनीय है और ये केवल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और जैसे कि फलों में, सब्जियों में, इन अनाजों में, इन सब में पाया जाता है। तो ये कठोर रूप में होता है, हार्ड और रेशेदार होता है और ये अघुलनशील। फाइबर आप जब लेते हो तो फाइबर का काम क्या होता है, मल को बढ़ाना, मल की मात्रा को बढ़ा देना और जो वेस्ट है उसे बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। ये डाइजेस्ट नहीं होगा, ये वापस का मल के साथ बाहर निकल जाएगा क्योंकि हमारी बॉडी के इसे डाइजेस्ट नहीं करती है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, इसमें बहुत सारी इकाइयां जुड़ी हुई हैं ग्लूकोज की, जबकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पचाने के लायक नहीं है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो एज इट इज बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछिए, आपके कोई डाउट से ही पैदा नहीं होते। आप लोग जो मैं पढ़ाती हूँ मुझे ऐसा लगता है इसमें पढ़ाई जा रही हूँ, आपको क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कहीं कोई डाउट आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले यहाँ तक आप बताइए कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स ये क्या चीजें हैं, ये समझ आई हैं आपको, नहीं आई हैं, कोई डाउट है, कहाँ क्या चीजें पाई जाती हैं? मैम वो जो एनिमल का वो जो ग्लाइकोज जो आपने बोला था वो मैडम थोड़ा कंफ्यूजन है। आपने जैसे बोला था कि वो एनिमल के उससे सोर्स है उसका, तो फिर आपने बोला कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होने के बाद में वो बनता है, तो ये चीज थोड़ा मैं ठीक से सुना नहीं सर, ये कैसे थोड़ा एक बार बताइए ना। आप ग्लाइकोजन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो देखिए ग्लाइकोजन क्या होता है, एनिमल्स तो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं ग्लाइकोजन के रूप में, लेकिन हम ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हमारे शरीर में। जैसे हमारा जो शरीर है, आप चाहे उसे स्टार्च के, सेलुलोज तो पता चल के आपको सिंपल फाइबर है ना जी। तो ये तो का काम करता है, जो एक बस आप सिर्फ प्लांट बेस्ड जो चीजें होती हैं उनमें पाया जाता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, इन सब में होता है। ठीक है, तो जैसे गेहूं है, गेहूं की जो ऊपरी परत है चोकर, उसमें क्या है, फाइबर, यानी कि वो क्या है, सेलुलोज। ठीक है, ठीक है, तो उसका गेहूं में होना जरूरी है। अब अगर आपने चोकर हटा दिया तो यानी आपने क्या हटा दिया, फाइबर हटा दिया, अपने सेलुलोज, मेन पूरा न्यूट्रिशन उसी एरिया में प्रेजेंट होता है जो कि गेहूं की ऊपरी लेयर है। अंदर जो बचा वो केवल ग्लूकोज है। वो क्या है अंदर, बाहर की परत तो उसकी क्या है, सेलुलोज की, समझ लीजिए। ये इससे शायद आप लोगों को समझ आ जाए कि जो गेहूं की ऊपरी परत है, जो हार्ड लेयर आपको गेहूं की दिखती है, उसमें आपका फाइबर है, सेलुलोज का बना हुआ है। अंदर क्या है गेहूं के उस ऊपरी परत के अंदर, स्टार्च। ठीक है, अब आपने मार्केट आटा लाए, अब उसमें ऊपर की लेयर हटा दी। ठीक है, आप जो मार्केट का पैक्ड आटा लाते उसमें ऊपर वाली लेयर हट गई। ठीक है, तो आपने क्या हटा दिया उसका, मतलब उसमें क्या हट गया, सेलुलोज, फाइबर, न्यूट्रिशन।
जो भी गेहूं के न्यूट्रिशन है, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, गेहूं के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन वो सब उसी ऊपरी लेयर में, ठीक है, वो लेयर उन्होंने हटा दी, चोकर वाली लेयर, ऊपर वाली हार्ड वाली। अंदर जो बचा उस के लेयर के अंदर, वो क्या बचा? प्योर स्टार्च, ठीक है। उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा ग्लूकोज में, ठीक है। स्टार्च का हमने देखा ये क्या है? पॉलीसेकेराइड, और इसमें बहुत सारी ग्लूकोज की क्या है? इकाइयां। तो आप जब गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो उसमें केवल स्टार्च, यानी कि केवल 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 ग्लूकोज आप कंज्यूम कर रहे हैं। और जब बहुत ज्यादा मात्रा में आप ग्लूकोज ले रहे हैं, तो फाइबर है ही नहीं, शरीर को जितनी जरूरत होती है वो उतना ग्लूकोज तो ले लेता है, क्योंकि एनर्जी के लिए तो उसको ग्लूकोज ही चाहिए फाइनली। अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज का वो क्या करता है? वो उससे स्टोर करता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को। अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो सीधा ग्लूकोज के रूप में स्टोर नहीं करेगा, पहले वो उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, फिर उसको वो स्टोर करता है। लेकिन अब आपका ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने की भी एक सीमित मात्रा है, मतलब एक लिमिट है। आपका बॉडी ग्लाइकोजन में उसे कुछ ही मात्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका ग्लूकोज होगा, उसका क्या होगा? फिर आप तो ग्लूकोज कंटिन्यू ले रहे हैं स्टार्च के रूप में, गेहूं, चावल, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों टाइम। अभी वो कितना ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा? उसका सीमित मात्रा है। फिर वो क्या करता है? उस आगे उस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर वो फैट के रूप में कन्वर्ट करके थोड़ा कोलेस्ट्रॉल में बदल देगा, थोड़ा सा आपको ब्लड शुगर, आपका ब्लड शुगर क्या है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ रहा है, हर जगह ग्लूकोज ही ग्लूकोज हो। एंड आपने सुना होगा ग्लूकोज रेजिस्टेंस, या है ना? तो रेजिस्टेंस में क्या होता है कि आपका, ये थोड़ा सा डीप टॉपिक चला जाएगा, चलिए इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए, ग्लाइकोजन एक स्टोरेज और प्लांट ग्लाइकोजन के रूप में यूज करते हैं। हम ग्लूकोज के रूप में करते हैं, वो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, उल्टा है। अभी कोई क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ? आपका आंसर? जी जी मैम। तो आप समझिए, गेहूं का अगर आपने चोकर हटा दिया तो क्या बचा? प्योर स्टार्च, प्योर ग्लूकोज। जी। तो आपको उससे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। तो गेहूं अगर आप यूज करते हैं तो उसको चोकर यूज करें। तो मैम बैलेंस, जस्ट इन केस मान लो कि किसी ने रोटी खाई हो और जिसमें चोकर ना हो जिस आटे का, तो उसको वो कॉन्शियसली अगर फाइबर इनटेक लेके बैलेंस करना चाहे तो फिर ठीक है कि पहले ये खा लिया क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से, तो फाइबर इनटेक करके। हाँ हाँ, तो आप कह रहे हैं कि फाइबर का जो पूर्ति है आप दूसरी जगह से करना चाहें अगर, तो कर सकते हैं क्या? तो आप कर सकते हैं। तो आपको फिर उसका एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप? फिर गेहूं अगर आप दूसरा विद फाइबर जो चोकर वाला आप नहीं आप उसको अरेंज कर पा रहे, तो उसमें एक तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो जाता है, ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है, ग्लूकोज उसमें बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें आप चने का आटा मिला सकते हैं। चने से फाइबर की मात्रा भी बढ़ जाएगी उसके अंदर, और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। और बाकी रहा फाइबर, तो फाइबर आप सैलेड, फ्रूट्स और चीजों से, बहुत सारी चीजें हैं फाइबर के लिए जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब बेसिकली जितना आप रिफाइंड में जाएंगे, मैदे में जाएंगे, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो और मोनोसेक्राइड, और वो बिल्कुल और ग्लूकोज तेजी से बढ़ाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? जितना प्योर, जितना रिफाइंड रूप में आप जाएंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। जितना फाइब्रस
रूप में लोगे उतना वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाउन रहेगा एंड उतना ही वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा। जैसे और और ग्रेन्स हैं, बाजरा है, ये सब चीजें हैं, जौ हैं, तो इनका ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में, मतलब कि अब आप समझ गए सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में, मतलब उसमें अलग मॉलिक्यूल्स, केवल ग्लूकोज नहीं है, और भी चीजें जिसका ब्रेकडाउन होने में टाइम लगता है एंड आपको ग्लूकोज स्लोली रिलीज, तो कोई भी चीज मजबूती से जुड़ी होती है उसको तोड़ने में समय लगता है। जितने सिंगल बॉन्ड होंगे, जैसे मोनोसेकेराइड है, तो मोनो मतलब एक है, उसमें तोड़फोड़ कुछ है ही नहीं, पाचन है ही नहीं, बॉडी को वैसे का वैसे ही वो सिर्फ एब्जॉर्ब करना। डाइसेकेराइड में थोड़ी मेहनत लगती है, ठीक है, जैसे दो बॉन्ड है, मतलब दो चीज को तोड़ना है तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी इजिली एब्जॉर्ब। पॉलीसेकेराइड में थोड़ा क्या होता है कि बॉन्डिंग ज्यादा होती है तो उसको तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगती है, तो धीरे धीरे टूटता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, और जितना जो है और ग्रेन्स है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जैसे व्रत में सामक है, कुट्टू है, जितने पॉजिटिव मिलेट्स हैं, जितने न्यूट्रल मिलेट्स हैं, जो जितना उतना उनका बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा एंड वो एनर्जी को उतना स्लोली रिलीज करेंगे। जितना सिंपल होता है ना, सिंपल ना तोड़फोड़ कुछ है नहीं, आपकी बॉडी ने तुरंत एब्जॉर्ब करा, तुरंत उसको इधर उधर सेट करा, आपको फिर से भूख लग जाती है जल्दी। जितना सिंपलर फॉर्म में लेंगे उतनी जल्दी भूख लगेगी, और वो उतना डेंजरस है, ठीक है। जितना चीजें आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेंगे उतना ही शरीर को तोड़ने में टाइम लगेगा एंड स्लोली एनर्जी को रिलीज करेंगे, और वो एनर्जी आप धीरे धीरे यूज करते जाएंगे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? सेलुलोज संबंधी सामग्री, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, और यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत और कार्य। तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं और कल हम पेज नंबर 19 से शुरू करेंगे। पौधे सूर्य के प्रकाश की क्रिया से अपनी पत्तियों में शर्करा बनाते हैं और उन्हें अपनी जड़ों, तनों और कंदों और बीजों में स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। देखो सिंपल सी बात है। आप अगर मैं इसको और आपको समझाना चाहूं तो शर्करा में आपके क्या आते हैं? आपका चीनी आ जाएगी, आपका शहद आ जाएगा, आपका ग्लूकोज, ग्लूकोन डी, ये सब चीजें आपकी शर्करा के अंदर आती हैं, और जिससे आप तुरंत इजिली एनर्जी को तुरंत ले सकते हैं, ठीक है। एंड डेट्स हैं, खजूर हैं, तो ये सब क्या है? शर्करा के रूप में, यानी सिंपलर फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की सिंपलर फॉर्म है। सेकेंड कैटेगरी आ जाती है स्टार्च। आप मैक्सिमम फूड स्टार्च के रूप में ही लेते हैं, ठीक है। तो और तीसरी कैटेगरी आती है सेलुलोज एक फाइबर है। तो स्टार्च चाहे गेहूं, आलू और जितना चावल, ये सब में किस फॉर्म में आप लेते हैं? स्टार्च। फिर स्टार्च का ब्रेक डाउन करते हैं,
ठीक है। आप पाचन के दौरान क्या करते हैं, इन स्टार्च के रूप में लिया गया जो कार्बोहाइड्रेट है इसका ब्रेक डाउन करते हैं। तो अभी आई थिंक आपको ये तीनों कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्लियर हो गए होंगे, शर्करा, स्टार्च एंड सेलुलोज। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है। अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत और कार्य। स्रोत इसके क्या हैं, जैसे पत्तियों में शर्करा बनती है और उन्हें अपनी जड़ों में, तनों, कंदों, बीजों में स्टार्च के रूप में संग्रहित। देखिए, हमारा काम है स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ने का। हम क्या करते हैं, स्टार्च किससे लिया हमने, प्लांट्स से। तो प्लांट किसके रूप में उसे स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में। उल्टा चलता है, देखिए उल्टी प्रोसेस है। प्लांट जो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, हम स्टार्च के रूप में ले लेते हैं उसको, चाहे वो अनाज हो और आपका आलू हो, चावल हो। तो प्लांट ने तो उसे स्टार्च के रूप में स्टोर कर लिया, हमने वो स्टार्च के रूप में ले लिया, हमने डाइजेस्ट करके उसको ग्लूकोज में बदल लिया और ग्लूकोज के रूप में एब्सॉर्ब कर लिया बॉडी में हमारी। ठीक है, तो ये रिवर्स प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, यह स्टार्च ही इस प्रकार मनुष्य की खाद्य ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। लैक्टोज और फ्रक्टोज जैसी शर्कराओं के अलावा, जो लैक्टोज किस में होता है, मिल्क में। ठीक है, फ्रक्टोज का एग्जाम्पल आप डेट्स मान सकते हैं, डेट्स में फ्रक्टोज के रूप में होता है। दूध, फलों, शहद में उपलब्ध होती हैं और अन्य शर्कराएं जैसे केक, बिस्किट, आइसक्रीम आदि में सुक्रोज और ग्लूकोज सिरप को शामिल के बिना आहार के माध्यम से उपलब्ध नहीं होता, जो इसका हिस्सा है आज हमारे दैनिक आहार का। इसलिए मुख्य स्रोत आहार के शर्करा, चीनी, मिठाइयाँ, चॉकलेट, दूध, फल, ये सब हैं। इसीलिए देखिए दूध को क्या कहा जाता है, एक पूर्ण आहार भी कहा जाता है, क्योंकि दूध से आप कार्बोहाइड्रेट भी ले सकते हैं, कैल्शियम भी ले सकते हैं, प्रोटीन नहीं होता दूध। तो इसमें फैट भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। तो इस तरीके से पूर्ण आहार के रूप में आप दूध को देखते हैं। अब इसके कार्य क्या क्या हैं? शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप से ग्लूकोज के रूप में कार्य करते हैं, हालांकि कुछ की संरचनात्मक भूमिका होती है। कार्बोहाइड्रेट के महत्वपूर्ण कार्य हैं ऊर्जा का स्रोत, ये आप सब जान चुके हैं कि ये हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पर अब हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है। ये जो टॉपिक है इसके फंक्शन, इसको हम कल कंप्लीट करेंगे और कल इसका पाचन और अवशोषण सभी चीजों को देखेंगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जानेंगे और ये सारी चीजें हम जानेंगे कल। अच्छा, अब लास्ट में किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। चलिए, मैंने एक बीएमआई का लिए बताया आपको। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बीएमआई कितना होना चाहिए? 18.5 नहीं, 18.5 नहीं, मतलब एक एग्जैक्ट नंबर पे किसी का बीएमआई नहीं हो सकता। एक रेंज बताई थी मैंने आपको। आपका बीएमआई होना चाहिए 18.5 से लेकर 24.9 इसके बीच में। ठीक है, एग्जैक्ट एक नंबर पे हर किसी व्यक्ति का बीएमआई नहीं आ सकता, एक रेंज दी गई है।
कि स्वस्थ व्यक्ति का बीएमआई इस रेंज में आना चाहिए। बीएमआई के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बता दिया। कल या नेक्स्ट क्लास में आप सब मुझे अपना बीएमआई निकालेंगे और बताएंगे कि आप सबका बीएमआई कितना कितना है और क्या आपका बीएमआई नॉर्मल है या नहीं है। ये कल हम नेक्स्ट क्लास में आप मुझे सब बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो भी बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगी फिर से, ठीक है। और मोनोसेकेराइड ग्लूकोन डी जो है वो क्या है? शर्करा, स्टार्च और सेलुलोज। शर्करा। तो अब आप समझिए कि किसी पेशेंट को ग्लूकोज खिलाया जाता है, बाहर से जो है ग्लूकोज किया जाता है या इस तरीके की, ठीक है। तो 6 बज चुके हैं, अब हम क्लास को अभी आप लीव कर सकते हैं।